हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग इनसाइट्स जो डेली करंट अफेयर्स हैं और पीआईबी की जो समरी है 20 अप्रैल की, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इसको जानने से पहले सिंपली सी बात है, एक बात जान लो पहले, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है। देखो, इंटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा कल्चरल हेरिटेज जिसको हम छू नहीं सकते, उसकी लिस्ट बनाई गई है एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल, PSP। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ओके। तो इन्होंने किया क्या है अभी गवर्नमेंट ने, देखते हैं। Ministry of Culture has launched National List of Intangible Cultural Heritage of India. The national list is an attempt to recognize the diversity of Indian culture embedded in its intangible heritage. ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है विजन 24 का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, ठीक है। देखो, गवर्नमेंट ने ना एक लिस्ट निकाली है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इंटेंजिबल कल्चर क्या होता है, जिस कल्चर को आप छू नहीं सकते, जैसे लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज एक इंटेंजिबल थिंग है, ठीक है। टेंजिबल वो होता है छू लेना, जो फिजिकल होता है, इसकी बाउंड्री होती है, वो उसे छू सकते हो। लेकिन लैंग्वेज को आप टच नहीं कर सकते, रिचुअल्स को आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे योगा हो गया, योगा को आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन आप योगा को टच नहीं कर सकते। व्हाट इज़ योगा? इट्स आवर कल्चर हेरिटेज, इट इज़ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, इसको आप टच नहीं कर सकते, ओके। अब इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखो। एज ऑफ नाउ द लिस्ट हैज़ मोर देन 100 एलिमेंट्स। फिलहाल इसमें 100 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं और इसमें 13 एलिमेंट्स हैं इंडिया के जो ऑलरेडी यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में ऑलरेडी हैं। 100 अभी हमने ऐड किए हैं और 13 जो ऑलरेडी यूनेस्को की लिस्ट के अंदर है। अब जब यूनेस्को की बात कर ही रहे हैं तो यूनेस्को के बारे में हल्का सा जान लेते हैं। देखो, यूनेस्को के जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे हैं? पेरिस में, ठीक है। और यूनेस्को बना कब था? 1946 के अंदर बना था। बहुत इतना ही जानना काफ़ी है बस। और यूनाइटेड नेशंस की एक विंग है, तो पता ही होगा आपको। अब ओवरव्यू ले लेते हैं एक नेशनल ICH लिस्ट के बारे में। फॉलोइंग द यूनेस्कोज 2003 कन्वेंशन ऑन सेफगार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, जो यूनेस्को की जो कन्वेंशन थी उन्होंने कहा था कि ऐसे कल्चर को जो इंटेंजिबल है उसको सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोगों ने 5 ब्रॉड डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया है, क्लासीफाई किया था लिस्ट को, कि लिस्ट को है उसमें 5 टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। वो क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। पहली चीज़ है ओरल ट्रेडिशंस एंड एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। जैसे लैंग्वेज हो गई, इंडिया के बारे में कहते हैं कि हर 20 से 25 किलोमीटर के ऊपर डायलेक्ट्स चेंज होते हैं। डायलेक्ट्स होती हैं बोलियाँ, ठीक है। भाषाएँ होती हैं और बोलियाँ होती हैं। भाषा जो होती है वो लार्ज स्केल के ऊपर एक बहुत लार्ज कम्युनिटी बोलती है। डायलेक्ट्स होते हैं बोलियाँ जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं। फिर हो गया परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स का मतलब होता है जैसे कि थिएटर हो गया, ठीक है, नुक्कड़ नाटक हो गया, और हमारा जैसे मोनोलॉग्स होते हैं, राइट। और इवन फैशन डिज़ाइनिंग को भी हम लोग एक परफॉर्मिंग आर्ट का ही नाम देते हैं। डांस भी हो जाता है, हमारे जो फोक डांस होते हैं, ये सारे के सारे परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं। फिर आती है सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स जितने भी हो गए, जैसे बुद्ध पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि है, इनके सिग्निफिकेंस होते हैं, इनके सेलेस्टियल सिग्निफिकेंस होते हैं, कॉस्मिक सिग्निफिकेंस होते हैं। फिर आती है नॉलेज एंड प्रैक्टिस कंसर्निंग द नेचर एंड द यूनिवर्स। देखो, नॉलेज की बात करें जैसे आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, यूनानी मेडिसिन की बात करते हैं, ये सब नॉलेज वाले पॉइंट्स होते हैं। ये कल्चर है हमारा। ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, जैसे ये अपनी जो कठपुतलियाँ वाली चीज़ें होती थी, ठीक है, और ये जो बैम्बू से जो बहुत कुछ बनाया जाता है, ये सब हमारे क्राफ्टमैनशिप में आते हैं। अब हम यूनेस्को की बात करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की। देखो, दिस लिस्ट इज मेड अप ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स दैट हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, ठीक है ना, एंड रेज द अवेयरनेस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस। बेसिकली ऐसे लिस्ट को बनाना, इनको रिकॉग्निशन देना का मतलब है कि आप इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैला रहे हो, ठीक है। कहने की बात ये होती है कि हम लोग एक ऐसे 21st सेंचुरी के अंदर है तो हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंट थिंग, हम लोग अपने कल्चर को एक्चुअली में भूल नहीं रहे हैं। हम लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस, डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ बना रहे हैं, कमीशंस बना रहे होते हैं। तो हम कल्चर को भूल नहीं रहे हैं, बल्कि हम कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रिजर्व कर रहे हैं। हम पहले से ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। ये जो लिस्ट है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2008 में, व्हेन द कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज केम इनटू इफेक्ट। 2008 में जब इफेक्ट आया था तब इसको एस्टेब्लिश किया गया था। यूनेस्को मेंटेन करता है 3 लिस्ट अंडर इट्स दिस ICH बैनर के अंदर। 3 लिस्ट जो है यूनेस्को मेंटेन करता है।
The list of intangible cultural heritage in need of urgent safeguarding, the list of the intangible cultural heritage of humanity and the register of good safeguarding practices. ये 3 लिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए. देखो ये है एक तो इन द नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग और हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी और रजिस्टर ऑफ गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस. ये 3 जो है इसको यूनेस्को मेंटेन करता है. अब होता है कुछ क्राइटेरिया होता है इसका रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड करने का. तो क्या होता है, इफ़ द इंस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट विल इंश्योर विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस of it, if the element has been nominated after having the widest possible participation of the community group or individuals concerned with their free prior informed consent. देखो ऐसे लिस्ट के अंदर आप किसी भी चीज़ को अगर ऐड करोगे तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर उन लोगों का कंसेंट है कि नहीं है. ये उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसको ऐड करने के लिए. अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने अपने कल्चर हेरिटेज लिस्ट के अंदर जो जो ऐड किए थे 13, वो क्या क्या है. ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे ध्यान रखें. ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायणा, कुट्टियाट्टम संस्कृत का थिएटर होता है, रम्मन रिलीजियस फेस्टिवल होता है. ये गढ़वाल हिमालयज़ में, गढ़वाल और कुमाऊनी जो है ये 2 टाइप के रीजन्स हैं, ये उत्तराखंड में मिलेंगे आपको. मुदीयेट्टू रिचुअल थिएटर होता है, डांस ड्रामा होता है केरला का. कलबेलिया होता है राजस्थान का. चो डांस जो होता है ये ओडिशा का होता है. इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं आपको लिख देता हूँ. चो डांस ओडिशा का होता है. फिर आता है बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रेसिटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट. जो बुद्धिज्म के ऊपर जो चैंटिंग होती है जो हिमालयन रीजन में, तिब्बत के साइड में जो होते हैं मोनेस्ट्रीज़ वगैरह, उन सब में. जो हमारे के जम्मू कश्मीर में भी मोनेस्ट्रीज़ हैं, लद्दाख में मोनेस्ट्रीज़ हैं. संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग होती है मणिपुर की. ट्रेडिशनल ब्रास और कॉपर क्राफ्ट बनाए जाते हैं जंदिला गुरु के. ये लिस्ट वो है जो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. योगा, नवरोज़, कुंभ मेला, ये सब. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर. नेक्स्ट टॉपिक तो आप लोगों ने देख लिया होगा, हर जगह सुनने को मिल रहा है. गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है एक्सटेंट FDI पॉलिसी. सिंपल सी बात है, FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. कोई भी कंपनी, कोई भी बॉडी, कोई भी कंट्री किसी दूसरे जगह पे जाकर, जैसे सपोज करते हैं इंडिया के अंदर US वाले कोई, जैसे एप्पल है, एप्पल इंडिया में आकर अपना कोई स्टोर खोलता है तो वो क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. फॉरेन से एक इन्वेस्टमेंट आई है डायरेक्ट. अब इन चीज़ों के कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं. तो जैसे कि पहले कुछ इसमें हुआ क्या है, ऊपर की कहानी ये जान लो कि इंडिया पहले बहुत सारी कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट लेता था ना, उस पर कुछ खास रोक टोक नहीं होती थी. स्पेशली बांग्लादेश से और पाकिस्तान से, इन 2 कंट्री से जब कुछ आता था तो वो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू आता था. अदरवाइज़ ऑटोमेटिक आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होती थी इतनी ज़्यादा. बट अब इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ने कुछ और जो नेबरिंग कंट्रीज़ है ना बाउंड्री की, इन सबको बोल दिया कि जैसे कि जो एग्जाम्पल इन्होंने दिए यहाँ पर देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, अफ़गानिस्तान, इन सब में जो डायरेक्टली मोस्टली हमने टारगेट किया वो चाइना को किया है. तो हमने कहा कि इनकी तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगी ना, वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगी, ऑटोमेटिक नहीं आएगी. और इसमें हमने चेंजेस क्या क्या इंट्रोड्यूस किए हैं देखो. ऑल FDI प्रपोजल फ्रॉम कंट्रीज शेयरिंग द बॉर्डर फ्रॉम इंडिया विल बी अंडर गवर्नमेंट अप्रूवल रूट. The so-called automatic route under which the central bank simply had to be informed about money was invested has been blocked. पहले सेंट्रल बैंक को सिर्फ डायरेक्ट इन्फॉर्म करना होता था, परमिशन नहीं लेनी होती थी कि भाई हम आपसे करना चाहते हैं, परमिशन तो नहीं, इन्फॉर्म करना होता है कि हमने करना है, कर दिया. वो ब्लॉक हो गया. अब परमिशन लेनी पड़ेगी. किसको, नेबरिंग कंट्रीज़ को. किसको ध्यान में रख के किया गया, चाइना को ध्यान में रख के किया गया. क्यों किया गया वो हम आगे पढ़ेंगे अभी. थर्ड पॉइंट है, कंपनीज whose beneficial ownership also lies in such countries will have to undergo government scrutiny for any change in foreign holding. अब वो कंपनीज जिनकी बेनिफिशियल ऑनरशिप इन कंट्रीज़ में है, सपोज इंडिया की कोई बेनिफिशियल ऑनरशिप चाइना में है, उसको भी अब परमिशन लेनी पड़ेगी. ये भी एक बड़ी मेजर चेंजेस किया गया है. अब इनकी नीड क्या हो गई थी एकदम से, देखो बहुत सारे इंडियन के जो बिज़नेस है ना वो सब लॉकडाउन में बंद हो गए हैं. तो इस टाइम पे डर क्या होता है, दूसरी कंपनीज आके यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट कर देंगी, हमारे बिज़नेस वाले लोगों को लगेगा कि हमको बेनिफिट मिल रहा है, इकॉनमी इंडिया की मेंटेन नहीं हो पा रही, तो ये लोग उनसे इन्वेस्टमेंट ले लेंगे. उससे क्या हो जाएगा, उनको एक्सेस मिल जाएगा हमारे मार्केट का. देखो सब्सिक्वेंटली देयर वैल्यूएशंस हैव प्लमेटेड मतलब बहुत एकदम से गिर जाना. तो बहुत सारे डोमेस्टिक फर्म्स हैं जो कि वल्नरेबल हो चुके हैं, मतलब नाउ दे आर ओपन टू द थ्रेट कि उनकी इकॉनमी डाउन हो सकती है. उनकी अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ना हो जाए किसी दूसरे के फॉरेन प्लेयर्स के. इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनकी इन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट के रूट से आने के लिए बोल दिया. रिसेंटली हुआ क्या था, जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपल्स ऑफ बैंक ऑफ चाइना क्या है, वहाँ का सेंट्रल बैंक है. जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, वहाँ से चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है. उसने एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी HDFC, इसे बहुत ध्यान से देखना। जनरली हम लोग HDFC का देखते हैं तो हमें सीधा HDFC बैंक ध्यान में आता है, नहीं। HDFC के बहुत सारे फर्म्स होते हैं, उसमें से हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी है HDFC की, उसमें चाइना ने 1.1% 7 स्टेक खरीद लिया है। इनके पास पहले 0.8% था, अब उन्होंने उसको इंक्रीज़ करके 1.01% कर दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ वॉज द FDI पॉलिसी फॉर द नेबर सो फार। अभी तक पॉलिसी कैसी रहा करती थी। देखो, एक जो नॉन रेजिडेंट एंटिटी होती है ना, वो इन्वेस्ट कर सकती थी सब्जेक्ट टू द FDI पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स एक्टिविटीज़ जो भी प्रोहिबिटेड है। कोई भी इसमें नॉन रेजिडेंट होता था वो इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकता था एक्सेप्ट फॉर सर्टेन सेक्टर जो प्रोहिबिटेड है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, ये चीज़ें प्रोहिबिटेड थी हमारी, और ये अभी भी प्रोहिबिटेड ही है। इसमें बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो ओपन होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वरना मोस्ट ऑफ द चीज़ें इसमें प्रोहिबिटेड होती हैं। अब हाउएवर सिटीजन ऑफ बांग्लादेश एंड और एन एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन बांग्लादेश कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर गवर्नमेंट रूट और पाकिस्तान। पहले ये था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले थे ना, उनको गवर्नमेंट के रूट से ही आना पड़ता था। बाकी सारी कंट्रीज डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकती थी गवर्नमेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करके। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश से किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है इंडिया के अंदर तो उनको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। आगे हम चलते हैं, इस पर कंसर्न क्या है। कंसर्न क्या है इसमें, देखो, कंसर्न एंड अनइंटेंडेड इम्पैक्ट क्या है। ये जो अमेंडेड पॉलिसी है ना, ये एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय चाइनीज इन्वेस्टर है टू गवर्नमेंट अप्रूवल। सच ए ब्लैंकेट एप्लीकेशन कुड क्रिएट अनइंटेंडेड प्रॉब्लम। देखो, सीधी सी बात है, आप अपने आस पड़ोस वालों की FDI को रोकोगे तो प्रॉब्लम तो खड़ी होगी। देखो, हमारा भी वहाँ पे बहुत कुछ जाता है, हमारी कंट्रीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और रीजनल मैटर्स होते हैं, डिप्लोमेटिक मैटर्स होते हैं, बायलैटरल ट्रेड मैटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम तो आएगी। चाइना का आज इस एक स्टेटमेंट आया भी था कि इंडिया ने जो ये स्टेप लिया है ये ठीक नहीं है। अगर आप लोग ट्वीट वगैरह फॉलो करते हो, न्यूज़ फॉलो करते हो, तो चाइना ने इसके ऊपर एक काउंटर स्टेटमेंट दिया है। फिर इट डज़ नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो, ग्रीन फील्ड क्या होता है, ब्राउन फील्ड क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है, सपोज़ करते हैं कि अगर मुझे यहाँ से जाके और किसी दूसरी कंट्री, मुझे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी एक कंपनी लगानी है, तो अगर मैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट करूँगा मतलब मुझे वहाँ के जाके ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, मुझे वहाँ के ऑफिस खरीदना पड़ेगा, मुझे सारे लॉजिस्टिक्स लेने पड़ेंगे, मुझे वहाँ से लोगों को हायर करना पड़ेगा, एवरीथिंग आई हैव टू डू, मतलब सब कुछ फ्रेश करना पड़ेगा, वो होता है ग्रीन फील्ड। लेकिन मैं यहाँ से वहाँ जाता हूँ, सब कुछ वहाँ बनाया किसी की दूसरी कंपनी का बनाया हुआ है, मैं सब रेंट पे लेता हूँ या फिर मैं कुछ टाइम के लिए लीज पे खरीद लेता हूँ, उसको बोलते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट, बस ये डिफरेंस है। ब्राउन फील्ड में आपका टाइम और पैसा बच जाता है। अब जो नई पॉलिसी, थर्ड पॉइंट, वो डिस्टिंग्विश नहीं करती डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में, जैसे इंडस्ट्री प्लेयर के लिए हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, वेंचर कैपिटल के लिए, मतलब सबके लिए बंद कर दिया। ये नहीं कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड कर दिया, सबके लिए बंद कर दिया रास्ता। अब आते हैं, चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है कितनी इंडिया के अंदर, ये देख लेते हैं एक बार। चाइना की जो फुटप्रिंट है ना इंडियन बिजनेस स्पेस में, वो एक्सपैंड हो रहे हैं बहुत रैपिडली 2014 से ही। चाइना की जो इन्वेस्टमेंट में इंडिया में 2014 में हुई थी $1.6 बिलियन, जिसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट चाइना के स्टेट ओन्ड प्लेयर्स की थी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस इन इंडिया। देखो, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज भी होती है ना, उनको भी अगर गवर्नमेंट बोलती है अपना डेटा शेयर करो स्टेट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उनको करना पड़ता है। यूएस में ऐसा नहीं है, यूएस में दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन है। यूएस की प्राइवेट कंपनीज़ के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के इतनी उनके ऊपर नहीं चलती है। लेकिन चाइना जैसी कंट्री में, रशिया जैसी कंट्री में, जहाँ पर कम्युनिज्म है ना, वहाँ पर यही होता है, वहाँ पर उनको गवर्नमेंट की हर चीज़ सुननी पड़ती है। तो मान लो जैसे अलीबाबा वहाँ की चाइना की कंपनी है, तो अगर गवर्नमेंट बोलती है अलीबाबा से कि हमें अपना डेटा शेयर करो हमारे साथ, और अपनी प्रॉपर्टी कुछ चीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह को हमारे थ्रू करवा, तो अलीबाबा को करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंट्री के रूल्स ही ऐसे हैं। 2017 टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 5 फोल्ड हो गई थी $8 बिलियन तक। देखो, यहाँ से यहाँ आ गई थी 2014 से 17 में, यानी कि 3 साल के अंदर 5 टाइम्स इंक्रीमेंट हो गई थी। 3 ईयर में इंटू 5 हो गया था। राइट, आगे हम बात करते हैं, टोटल करंट और प्लान चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वो 26 बिलियन की है मार्च 2020 तक की। ऑलराइट, ये टॉपिक हो गया हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरस। देखो, अभी सब पता है कि आजकल कोविड-19 का लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, हर जगह पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ पड़ा, तो इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के कोरोना वायरस होते हैं। कोरोना वायरस होता क्या है, देखो, आप लोगों ने न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे फ़ोटो देख ली होगी, एक स्फीयर सा होता है एक ऑर्गेनिज्म, उसके ऊपर ना स्पाइक्स लगे होते हैं।
कुछ सिंगल वो कांटे कांटे से लगे होते हैं गोल गोल के ऊपर, वो उसका शेप है कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस एक फैमिली है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस की, जो कि एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों में पाए जाते हैं। ऑलराइट, ब्रॉडली जो कोरोना वायरस है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वायरस है दैट बिलोंग टू नीडोवायरल ऑर्डर विच इंक्लूड कोरोनावायरिडे अमंग थ्री अदर्स। कोरोना वायरस जो है वन ऑफ द टू सब फैमिलीज ऑफ कोरोनाविरदिए विद दी बीइंग टोरोविरनाई। ये साइंटिफिक टर्म्स, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। कोरोनाविरनाई कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोरोना वायरसेस। कोरोनाविरनाई की फर्दर 4 कैटेगरी होती हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये जो वायरस होते हैं इनका ऐसा नाम इसलिए होता है कि जो स्पाइक्स बनते हैं इनके सरफेस के ऊपर, ये इनकी अपीयरेंस को क्राउन जैसा बना देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू जब देखते हैं। तो फर्स्ट कोरोना वायरस जो था वो आइसोलेट किया गया था 1937 में। इट वॉज इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस वायरस दैट कॉज्ड रेस्पिरेटरी डिजीज इन चिकन्स। अब वो कोरोना वायरस जो ह्यूमन्स को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। वाइल देर आर हंड्रेड्स ऑफ कोरोना वायरसेस दैट कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स सच एज पिग्स, camels, ants and cats, there are seven different types of coronavirus have been identified that infect humans. Humans को कितने टाइप के कोरोना वायरस इन्फेक्ट करते हैं? 7 टाइप के। मिलते बहुत सारे हैं पिग में, कैमल में, बैट में, कैट में, लेकिन 7 टाइप के जो होते हैं वो ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करते हैं। लास्ट 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में जो मोस्ट एग्रेसिव कोरोना वायरस थे इमर्ज हुए थे, दे वर कैपेबल ऑफ कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ इन ह्यूमन्स। पिछले 20 सालों में जो आइडेंटिफाई किए गए हैं वो इतने खतरनाक है कि वो बहुत सीरियस बीमार कर सकते हैं और आपको जान भी ले सकते हैं। इसमें होते कौन से कहते हैं? SARS-CoV-2, MERS, SARS-CoV-2, ये जो अपना ये तो है ही अपना जो चल रहा है फ़िलहाल 2020 में जो चल रहा है। 1965 के अंदर साइंटिस्ट DJ टायरल एंड ML बायनी ने वर द फर्स्ट वंस टू आइडेंटिफाई ह्यूमन कोरोना वायरस। ये 2 लोग थे जिन्होंने पहली बार ह्यूमन कोरोना वायरस को आइडेंटिफाई किया था। फिर इन्होंने आइसोलेट कर लिया था इसको नेजल वॉशिंग ऑफ ए मेल चाइल्ड हु हैड सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। किसी बच्चे को खांसी थी, मेल बच्चे को ठंड लग गई थी, तो उसके नेजल वॉशिंग मतलब उसके नाक की जो सफाई कर रहे थे वहाँ से इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया था। They termed the strain B814 and later in 1968 the term coronavirus was accepted. कोरोना वायरस का जो टर्म था 1968 में आया था। 7 टाइप्स के जो होते हैं इंक्लूड करते हैं उसमें 2 अल्फ़ा कोरोना वायरस होते हैं 229E, 2 अल्फ़ा कोरोना वायरस होते हैं 229E NL6C3 और 4 बीटा कोरोना वायरस होते हैं OC43, HKU1, MERS और SARS-CoV। अब इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? देखो, कोरोना वायरस फ्रॉम ऑल 4 कैटेगरीज कैन बी फाउंड इन मैमल्स, बट बैट कोरोना वायरस होते हैं ना लाइकली जीन सोर्स ऑफ अल्फा एंड बीटा कोरोना वायरस, वाइल जो एवियन मतलब विच कैन फ्लाई आर द प्रोबेबल जीन सोर्सेज ऑफ गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरसेस। व्हेन द ह्यूमन कोरोना वायरस फर्स्ट आइडेंटिफाइड, पहली बार ह्यूमन कोरोना वायरस कब आइडेंटिफाई किया गया था? ये हमने अभी बात की थी 1967 के अंदर 229E। NL6 और HKU1 को तो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था नीदरलैंड्स में 2004 में, और SARS-CoV 2003 में चाइना में, MERS 2012 में सऊदी अरेबिया में कैमल्स में मिला था ये, और SARS-CoV-2 2019 में वुहान में मिला था, लेकिन ये सोर्स जो है अभी तक पता नहीं चला है बैट में मिला है या नहीं, कन्फर्म नहीं हुआ है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं मिली है अभी तक। नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इस्लामोफोबिया एंड IOC। देखो, फोबिया वर्ड का मतलब था डर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उसने क्रिटिसाइज़ किया इंडिया को फॉर ग्रोइंग द इस्लामोफोबिया। IOC की जो ने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनको नेगेटिवली प्रोफाइल किया जा रहा है एंड दे आर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस एमिड्स द कोविड-19 क्राइसिस इन इंडिया। और IOC ने कहा क्या है? अब देखो, IOC ने अर्ज किया इंडियन गवर्नमेंट को टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू स्टॉप द ग्रोइंग टाइड ऑफ इस्लामोफोबिया इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ परसिक्यूटेड मुस्लिम माइनॉरिटी एज पर इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। उन्होंने बोला है इंडिया को कि आप इंडिया के अंदर जो इस्लामोफोबिया, जो मुसलमानों के खिलाफ जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, और इनके जो राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के अंडर। अब इशू क्या है हमारा? देखो, एक रिलीजियस गैदरिंग हुई थी मुस्लिम्स की, तबलीगी जमात जिसको बोलते हैं, ये सब आप लोगों ने न्यूज़ में सुन ही लिया होगा, दिल्ली में हुई थी मार्च के अंदर। तो इस इवेंट को लिंक किया जा रहा है कि इन्होंने सबसे यहाँ से जो लोग निकले थे उन्होंने बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला दिया है।
इसी चीज़ को जो मोस्ट सेक्शंस ऑफ मीडिया हैं, जो लोग हैं सोशल मीडिया में ब्लेम कर रहे हैं तबलीगी जमात को डेलिबरेटली कि इन्होंने फैलाया, तो इसी चीज़ को इस्लामोफोबिया नेम टर्म जो यूज़ किया जाता है किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हिंदूज़ के अगर खिलाफ किया जाए तो उसको हिंदू फोबिया बोलेंगे। तो OIC एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कोऑपरेशन की, वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में मिली थी, 57 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ये क्या करती है? ये पहली बात तो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितने मेंबर्स हैं? 193। तो उसके बाद इसमें कितने मेंबर हैं? 57। तो ये काम क्या करती है? ये बोल रही है कि एक कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड की, और वर्क करती है सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इस्लाम के लोगों के हक़ के बारे में बात करती है, उनको सेफ गार्ड करती है, उनकी इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। OIC का जो परमानेंट डेलीगेशन है यूनाइटेड नेशंस में है और यूरोपियन नेशन में है। इसके परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? जेद्दा में, सऊदी अरेबिया। अब आते हैं हम ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में। देखो, पावर मिनिस्टर ने फ्लोट किया है ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जिसमें इन्वाइट किया सजेशन विद इन 21 डेज दिस विल अमेंड द 2003 एक्ट। ठीक है, ये जो ड्राफ्ट है ये प्राइवेटाइजेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का, कॉस्ट रिफ्लेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का प्राइवेटाइजेशन, टैरिफ विदाउट सब्सिडी स्ट्रेंथन करने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिसिटी कोड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी टू ब्रिंग एन इन्वेस्टमेंट एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द पावर सेक्टर। बेसिकली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी को एक प्राइवेट सेक्टर बनाने की बात कर रही है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, ठीक है, पेमेंट मैकेनिज्म वाले लोग चाहिए, फिर ये लोग कुछ ट्रिब्यूनल्स बनाएंगे, बॉडीज़ बनाएंगे जो उस पर ध्यान रखेगी, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा एंड एवरीथिंग। बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। ये 4th ड्राफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल का सिंस 2014 पे, 4th ड्राफ्ट बन चुका है ये। गवर्नमेंट लेके आई थी फर्स्ट ड्राफ्ट 2014 में, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। इसमें बोला गया था कि इसके सेपरेट कैरी है जो कंटेंटेड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की बात की थी। This bill could have given option to consumers to change their service providers like they do for mobile phones, but unfortunately that bill lapsed after dissolution of the Lok Sabha. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बात की थी कि जैसे आप अपने मोबाइल के नेटवर्क चेंज कर सकते हो, कभी एयरटेल, कभी वोडाफोन, कभी आइडिया, कभी टाटा, कभी BSNL, तो कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा डिसोल्यूशन हो गया था। फिर सेकंड एंड थर्ड ड्राफ्ट आए थे, सर्कुलेट किए थे 2018 में 19 में। अब की प्रोविजंस क्या है इस बिल के? देखो, ये पूछा जा सकता है। ये प्रपोज कर रहा है प्राइवेटाइज करने के लिए डिस्कॉम्स बाय द वे ऑफ सब लाइसेंसिंग फ्रेंचाइज मॉडल। इसको प्राइवेटाइज कर देंगे, प्राइवेट कंपनीज इनको ऑन करेंगे, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ये लोग आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है डेफरमेंट ऑफ रेवेन्यू रिकवरी। देखो, जब आप प्राइवेट की बात होगी, आप उनका बिल पे नहीं करोगे, हैंड टू हैंड आपका कनेक्शन कट जाएगा। गवर्नमेंट में क्या होता है, आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि रेवेन्यू रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी भी बनाएंगे, जो कि नॉन परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान रखेगा। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला, मान लो रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी खरीद लेता है, वो आपके घर में प्रोवाइड करता है, तो रिलायंस का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो ये अथॉरिटी होगी, उस पर ध्यान देगी। रिन्यूएबल सेक्टर के लिए उन्होंने बोला कि हम लोग नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लेके आएंगे, ठीक है, और एनेबल करेंगे स्टेट्स एज वेल सेंटर पावर रेगुलेटर टू स्पेसिफाई ट्रांसमिशन चार्जेस अंडर ओपन एक्सेस। स्टेट और सेंटर पावर के रेगुलेटर्स होंगे, वो स्पेसिफाई करेंगे चार्जेस को। इट विल ऑल्सो इंक्लूड एडिशनल रोल्स ऑफ नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर का भी रोल होगा, जो स्केड्यूल करेगा, डिस्पैच करेगा पावर अक्रॉस द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड द क्रॉस पावर बॉर्डर ट्रेड शैल कवर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इंडिया के बाहर से इलेक्ट्रिसिटी लेनी होगी, किसी दूसरी कंट्री को बेचनी होगी, उस पर भी ध्यान देंगे। और ये ट्रांजिट होगा बिटवीन 2 अदर कंट्री, इन सब के लिए भी ध्यान, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस बिल ने ऑल्सो कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो होगा वो एप्लीकेबल होगा पूरी कंट्री पे, इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? कॉम्पोजिशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी का है। अथॉरिटी विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड जज। प्रपोज किया जाएगा, इसको पावर देंगे सिविल कोर्ट की। एनफोर्स करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू परचेज और सेल और ट्रांसमिशन ऑफ पावर बिटवीन अ जनरेटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनीज। सिग्निफिकेंस क्या है इन अमेंडमेंट्स की? प्रपोज अमेंडमेंट जो है प्रोग्रेसिव हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव हैं एंड फॉर्मुलेटेड विद
ऑब्जेक्ट टू रिमूव द रेगुलेटरी इम्पेडिमेंट शॉर्टकमिंग्स दैट आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन सेक्टोरल फंक्शनिंग। प्रोग्रेसिव होगी, ट्रांसफॉर्मेटिव होगी, पहले जो बहुत सारी बैकलॉगिंग हो जाती थी उसको क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अथॉरिटी विल विद द पावर ऑफ सिविल कोड। देखो आप सिविल कोड लेवल की जो पावर दे दोगे तो उनके जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऐसी डिले करना या फिर कॉन्ट्रैक्ट के बियॉन्ड जाना या फिर उसको उससे बाउंड ना होने वाली चीज़ें जो होंगी उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल एक बॉडी होगी आपकी। अब यदि हम बात करते हैं ट्राइब ओई मास एंड ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी की, तो देखिए ये है क्या चीज़ पूरी की पूरी। एक टीम ऑफ रिसर्चर्स थी, वो सेंटर ऑफ नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज बेंगलोर में, उन्होंने एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, ये लोगों ने एक ऐसा मास्क बनाया है, एक फेस मास्क बनाया है जिसको उन्होंने नाम दिया है ट्राइब ओ ई मास्क। ये क्या कर सकता है, इट कैन होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस टू रेस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ इन्फेक्शंस। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर। एक ऐसा मास्क बनाया, उसमें उन्होंने लेयर सेटअप कर दी ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की हेल्प से जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं। आपको कोई एक्सटर्नल पावर नहीं देनी होती, वो रब करने से इंटरनल रबिंग होती है उसके अंदर और उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है जो विच इज़ मोर देन इनफ टू किल द माइक्रोब्स। ये देखो हाउ दिस ऑपरेट और वर्क। ये रिलाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर, जिसमें दो नॉन कंडक्टिव लेयर्स होते हैं, वो जब आपस में रब होते हैं तो एक डेवलप करता है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो उसके ऊपर होता है ऑलरेडी। जैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है ये कुछ देर की प्रॉक्सिमिटी के लिए बनता है और ये डीएक्टिवेट कर देता है या फिर सारे के सारे जर्म्स को मार देता है। इसके की फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये जो मास्क है 3 लेयर्ड मास्क है। ठीक है, ये नाइलॉन क्लॉथ सैंडविच किया गया है बीच में प्रोप्राइलिन लेयर्स के अंदर। सैंडविच करने का मतलब होता है 2 लेयर्स के बीच में किसी भी एक चीज़ को डाल देना। ठीक है, और ये इन प्लेस ऑफ नाइलॉन सिल्क फैब्रिक फॉर्म को यूज़ किया ओल्ड साड़ी का। और इन्होंने कहा कि आप यूज़ भी कर सकते हो, अगर आप ऐसा बनाना चाहो उन्होंने तरीका भी बताएगा, और आपको तो पूरा का पूरा प्रोसेस जाना है तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। वहीं जो लेयर्स जो होते हैं आपस में जब रब होते हैं तो एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नायलॉन के ऊपर ऑलरेडी होता है। तो जिसके जब नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, तो उसके बीच में जो भी वो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये करता है डबल इलेक्ट्रिक वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन्फेक्शन एंटिटीज़ की क्रॉसिंग के लिए। सो एज द मास्क इज मेड आउट ऑफ कॉमनली अवेलेबल फैब्रिक्स इट कैन बी वॉश्ड जस्ट लाइक एनी अदर क्लॉथ। ये कॉमन फैब्रिक से बना हुआ है तो आम कपड़ों की तरह धुलाई भी की जा सकती है इसकी। अब ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या क्या होते हैं देखो। ट्राइबो इलेक्ट्रिक चार्जिंग होती है, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रिफिकेशन होती है जिसके अंदर सर्टेन मटेरियल को इलेक्ट्रिकली चार्ज किया जाता है, फिर इसको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल से विद विच देवर इन कॉन्टैक्ट, जिसके कॉन्टैक्ट में थे। जब रब करते हैं दोनों मटेरियल्स को और इनके बीच में जो फ्रिक्शन होती है वो इंक्रीज़ करती है तो उससे ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डेवलप होता है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। A very familiar example could be rubbing of a plastic pen on a sleeve of almost any typical material। या आप लोगों को ध्यान होगा बचपन में हम लोग करा करते थे कि किसी स्केल को या प्लास्टिक पेन को आप किसी कपड़े के ऊपर या हेयर के ऊपर जब रब करते हो तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है, जिससे क्या करते हो फिर आप उसके कोई भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना उसके अटैच चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, वो चार्ज को अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव, जब सेम चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, लेकिन जो अपोजिट चार्जेस वाली चीज़ होती है तो वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देती है। यही मेथड यूज़ होता है, यही इसका एग्जांपल था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा लिथियम रिच रेड जायंट्स। देखो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, ये फिर से आ गया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने डिस्कवर किए हंड्रेड्स ऑफ लिथियम रिच जाइंट स्टार्स, यानी कि स्पेस की बात की जा रही है। They also associated such lithium enhancement with central helium burning stars। इन्होंने इसको helium burning star के साथ associate किया है, which is also known as red clump giants, thereby opening up new stars of the evolution of the red giant stars। red giant stars की बहुत सारी exploration हो जाएगी इससे। इसके इम्प्लीमेशन क्या क्या है देखो। दिस डिस्कवरी इंडिकेट्स दैट लिथियम इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द स्टार्स एंड अकाउंट्स फॉर इट्स अबंडेंस इन द इंटरस्टेलर मीडियम। इससे ये पता चलता है कि जो स्टार्स हैं उसके अंदर लिथियम का प्रोडक्शन होता है।
Identifying the sources of lithium enrichment in our galaxy has been a great interest to the researchers to validate the Big Bang nucleosynthesis is as well as stellar mixing process. इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं. लिथियम होता है वन ऑफ द 3 प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स होता है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड हीलियम दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन द बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस. 3 जो प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन, हीलियम और तीसरा था लिथियम. लिथियम एंड स्टार्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्स आर प्रपोज्ड एज लाइकली लिथियम सोर्स इन द गैलेक्सी. इन जनरल स्टार्स आर कंसिडर्ड एज लिथियम सिंक्स. यानी कि सिंक क्या होता है आपको मालूम, सबको मालूम होगा कि किचन्स के अंदर हमारे जो सिंक होते हैं, उसी तरीके से स्टार्स जो होते हैं वो लिथियम के सिंक होते हैं. इसका मतलब होता है दैट द ओरिजिनल लिथियम विद विच द स्टार्स वर बोर्न ओनली गेट्स डिप्लीटेड ओवर अ स्टार्स लाइफ टाइम एज लिथियम बर्न्स एट रिलेटिवली वेरी लो टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2.5 into 106 Kelvin, a range which is easily encountered in stars. अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस. बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस होता है एक थ्योरी थी जो प्रेडिक्ट करती है 25% जो मास है यूनिवर्स का उसमें हीलियम है. इसने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि जो 0.01 ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ड्यूटेरियम, प्रोटेटियम और ट्रिटियम, ये 3 होते हैं. ये इसने क्या प्रेडिक्ट किया था कि जो 0.01% है ड्यूटेरियम का वो इवन स्मॉलर क्वांटिटीज़ ऑफ लिथियम है. It is the production of nuclei other than those with lightest isotope of hydrogen during the early phase of universe. The primordial nucleosynthesis it is believed by most cosmologists to have taken place in the internal from roughly 10 seconds to 20 minutes after the Big Bang. इन्होंने कहा है कि जो प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस है उसे बिलीव किया जाता है कि वो इंटरवल में हुआ था कब, बिग बैंग के 10 या 20 सेकंड के अंदर अंदर. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. अब जो फैक्ट्स और प्रीलिम्स है, व्हाट इज़ रेमडेसिविर. देखो एक ड्रग होती है एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ की जिसको मैन्युफैक्चर करता था यूएस बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी 2014 में टू ट्रीट द इबोला केसेस. इबोला से अगर आपको पता चल जाए तो मैं बता देता हूँ कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर इबोला के केसेस फिर से आने स्टार्ट हो गए हैं. It is also tried in patients of MERS and SARS, both caused by members of the coronavirus family, but experts ने बोला है कि it did not show promising results back then. It is now being studied as COVID-19 treatment. तो उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर ने पहले रिजल्ट दिखाए नहीं थे, लेकिन अब इसका जब यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 के लिए तो इसमें कुछ रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हुए हैं. अब हम बात करते हैं ब्लेजर्स की. ब्लेजर्स क्या होते हैं? देखो ब्लेजर्स आर अमंग द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स थैंक्स टू एमिशंस पावर्ड बाय सुपरसाइज्ड ब्लैक होल. जो सुपरसाइज ब्लैक होल्स होते हैं उनके एमिशन से जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स निकलते हैं ना उनको ब्लेजर्स बोलते हैं. The most distant of the newly discovered blazars started to emit their light when the universe was just 1.4 billion years old. जो सबसे दूर का जो ब्लेजर हम लोगों ने अभी तक नोटिस किया है ना उसने अपनी लाइट को एमिट करना स्टार्ट कब किया था, जब इसके यूनिवर्स के फॉर्मेशन के 1.4 ईयर्स के जस्ट 1.48 बिलियन ईयर्स के जस्ट बाद. Previously, the most distant blazars detected by Fermi emitted their light when the universe was 2.1 billion years old. ब्लेजर जो होते हैं सिमिलर होते हैं एक्टिव गैलेक्सीज के, एक्वायर करते हैं एनर्जी मैटर फॉलिंग टुवर्ड द सेंट्रल सुपरमासिव ब्लैक होल. अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस इनफेलिंग मटेरियल बिकम्स रीडायरेक्टेड इनटू अ पेयर ऑफ पार्टिकल जेट्स विच ब्लास्ट आउटसाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट नियरली स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है. थोड़ी सी बात हम लोग कर लेते हैं गोवा के बारे में. गोवा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बिकम कोविड फ्री. तो अगर गोवा की हम बात करते हैं तो गोवा के जो सीएम हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत और गोवा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यपाल मलिक. और गोवा की कैपिटल पणजी है. गोवा जो बना था वो कौन सी ईयर में बना था? गोवा बना था 1987 के अंदर गोवा बना था. और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है यूनिकैमरल स्ट्रक्चर होता है. यहाँ राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 2 सीट्स हैं. और अच्छा एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको अगर जाननी हो तो टोटल हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं ना, टोटल हमारे हाई कोर्ट्स वो 24 हैं. ऑलराइट, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गोवा से कनेक्शन क्या है इसका. बहुत सारे जो स्टेट्स वगैरह होते हैं ना वो कॉमन हाई कोर्ट को यूज़ करते हैं. तो जैसे जो गोवा है, गोवा का जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? बॉम्बे हाई कोर्ट यूज़ करता है गोवा. बॉम्बे हाई कोर्ट यूज़ करता है. ठीक है, इसमें होता क्या है कि हर ऐसे जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ना एक गोवा का बेंच होता है, गोवा बेंच बोलते हैं उसको.
वहाँ पर सारे गोवा के रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको हैंडल किया जाता है। तो टोटल हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं कितने हैं, 24। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट एक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हमने कल भी बात की थी, तो 32+1 होते हैं, 1 होते हैं चीफ जस्टिस। और टोटल अलाउड कितने हैं हमको, अलाउड हमको 34 है। अब हम बात करते हैं बेंगलोर ब्लू वैरायटी ऑफ ग्रेप की। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ फॉक्स ग्रेप ग्रोन इन द डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड बेंगलोर। ये फॉक्स ग्रेप की जो वैरायटी है उसी का है, ये बेंगलोर के पास बोया जाता है। वन ऑफ द 3 मेजर वैराइटीज़ ऑफ द ग्रेप्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर जो 3 मेजर बोलते हैं उसमें से एक ही है। द अदर 2 जो हैं उनका नाम है थॉमसन सीडलेस और अनाबे शाही दिलखुश। ये 2 नाम आप याद रखिएगा, थॉमसन सीडलेस, अनाबे शाही दिलखुश, और तीसरा है बेंगलोर ब्लू। ये 3 मेजर होते हैं ग्रेप्स जो कि कर्नाटका में बोए जाते हैं। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2013 के अंदर। और यहाँ पर हमारे इनसाइट के सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में विजन के करेंगे। थैंक यू।